वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुबहान गनी। तो आज हमारा जो वेस्ट इंडीज़ और इंडिया की सीरीज़ है उसको कंक्लूड करना है। चौथा और पांचवा टी20 बिल तरतीब 2 दिनों के अंदर खेला गया, कंसेक्यूटिव दो डेज़ के अंदर खेला गया। और फ्लोरिडा में ये मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज़ का टूर ख़त्म हो चुका है, यूएसए में ये ट्रांसफ़र हो चुकी है सीरीज़। सिर्फ 2 मैचेस इसके बाकी रह गए हैं। वेस्ट इंडीज़ में जो मैचेस हुए थे 3, उसमें 2-1 से वेस्ट इंडीज़ को बर्तरी हासिल थी। जब हम आए हैं फ्लोरिडा के अंदर तो यहाँ की विकेट के बारे में क्योंकि ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, ख़ासतौर पे इंडिया को, जो शायद फर्स्ट टाइम खेल रही है वहाँ पे, इंडिया ने इस पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इंडिया ने मैच को बआसानी 9 विकेट से जीता। मैच के बारे में थोड़ा सा आगाज़ करते हैं। तो टॉस जीता वेस्ट इंडीज़ ने, बैटिंग का फैसला किया और वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग करते साथ ही तकरीबन शुरू के अंदर थोड़ा सा स्टार्ट देने की कोशिश की है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन उनकी विकेटें गिरती रही हैं। वेस्ट इंडीज़ ने एक जो अच्छा काम किया था इस बार, वो ये था कि उन्होंने शे होप को जॉनसन चार्ल्स की जगह मौका दिया। शे होप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि शे होप 2022 मार्च 2022 के बाद, यानी कि तकरीबन 18 महीनों के बाद, यानी कि 1.5 साल के वक्फे से वो पहला टी20 इंटरनेशनल खेल रहे हैं। लेकिन वो जब आए हैं शे होप, तो उन्होंने आते साथ ही बहुत अच्छी बैटिंग की है। शुरू में थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने युजवेंद्र चहल से आगाज़ किया है। उसे 1-2 चौके मारे, उसके बाद उसने 2 छक्के मारे और उसके बाद उसने बताया कि भाई मैं आ गया हूँ, आई एम बैक। तो उन्होंने आते साथ ही अपनी इतनी शानदार किस्म की बैटिंग की और साथ उनके खेल रहे थे शेमरॉन हेटमेयर, क्योंकि दरमियान वाले जो प्लेयर्स थे रोवमैन पॉवल, निकोलस पूरन वगैरह, इनको किसी ने चलने नहीं दिया। एज़ यूजुअल कुलदीप यादव, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ और मुझे इस बार बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कुलदीप यादव, कि उसने जिस तरह की बॉलिंग कर दी है अभी तक इस सीरीज़ के अंदर और जिस तरह से वो बॉलिंग उसने इस मैच में भी की है, एक ओवर में उसने 2 विकेट्स ली हैं। पूरन को एक मरतबा फिर से उसने आउट किया है और इस बार पूरन को जज नहीं हुआ कि वो बॉल को अंदर लेकर आए। थोड़ा सा पूरन उसको छक्का मारना चाह रहे थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन नाकाम रहे, कैच थमा दिया और जल्दी से वो बाहर चले गए। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो है शेमरॉन हेटमेयर के ऊपर डिपेंड कर रही थी और शेमरॉन हेटमेयर ने वापस आने के बाद अपनी पहली 50 स्कोर की है। बहुत शानदार बैटिंग की उन्होंने और इतनी शानदार और इतनी जानदार बैटिंग की कि 3 चौके और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 61 रन की इनिंग खेली। जबकि दूसरी तरफ शे होप ने 45 रन की इनिंग खेली, वो भी उनकी कमबैक इनिंग्स थी और उन्होंने अपने आप को इस टीम में इस वक्त के लिहाज से स्टेबल कर लिया है। यहाँ तक तो बात हो गई ख़त्म और वेस्ट इंडीज़ ने स्कोर किया 178। लेकिन जो इसके बाद इंडिया ने उनके साथ किया है ना, मैं कहता हूँ कि इस तरह की बैटिंग और इस तरह के अंदाज से आपके 2 यंग बैट्समैन आके दूसरी टीम को एक दूसरी कंट्री में जाके, यानी कि उसकी एक तरह से होम ग्राउंड है, वहाँ जाके उसको इस तरह से धुलाई करना और इतनी धुलाई करना कि आप अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप का रिकॉर्ड लेवल कर दें। किसके साथ लेवल करें? आप रिकॉर्ड लेवल करें रोहित शर्मा और केएल राहुल की जोड़ी की ओपनिंग पार्टनरशिप के रिकॉर्ड को, यानी कि 165। 165 इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल टोटल टू अचीव, खास तौर पे टी20 के फॉर्मेट के अंदर। 165 रन की इनिंग की, दोनों ने पार्टनरशिप लगाई, बहुत शानदार। और सिर्फ पार्टनरशिप नहीं लगाई, जो मज़ेदार चीज़ है इन दोनों की वो ये है कि इन दोनों ने कंबाइन 8 छक्के लगाए हैं। अब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे बैट्समैन भी मौजूद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं मिसाल नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं ओपनिंग के ऊपर कि कोई आए ओपनिंग पे और वो आके सिर्फ चौकों के ऊपर खेलता रहे खेलता रहे खेलता रहे और पूरी इनिंग में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिर्फ 2 या 3 छक्के लग पाते हैं। लेकिन जब ये 2 बैट्समैन ओपनिंग पे आए हैं और इन्होंने 165 की ओपनिंग पार्टनरशिप की है, तो सिर्फ इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं की है, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को डिमोलिश कर दिया है, इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और उन्हें समझ नहीं आई वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को कि हम बॉल कहाँ करवाएं। एज़ यूजुअल जसवाल जो हैं, जो मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने, एक मरतबा फिर से 84 रन की इनिंग खेली और उनकी जो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि जब उन्होंने रिवर्स के ऊपर छक्का मारा अकील हुसैन को कवर्स की जानिब, यानी ऐसे शॉट हैं कि इस तरह की शॉट पे बिलीव नहीं आता, क्योंकि वेस्ट आमतौर पे जब आप देखते हैं कि बैट्समैन लेग राइट हैंडर हो या लेफ्ट हैंडर हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अपने स्क्वायर लेग की तरफ या अपने मिड विकेट की तरफ या लॉन्ग ऑन के ऊपर से। लेकिन जब इसने घूम के रिवर्स स्वीप के ऊपर से छक्का मारा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कवर्स के ऊपर से, तो वो तो शॉट ही कमाल था और गया भी क्राउड वाली साइड पे, यानी कि छोटा छक्का नहीं था, लेकिन बड़ा मज़ा आया उसकी शॉट देख के। फिर दूसरी तरफ शुभमान गिल बड़ा शानदार बड़ा जानदार खेल रहा था, उसने भी बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 77 रन बनाए और सिर्फ एक ही विकेट जो वेस्ट इंडीज़ को मिली है वो बेचारे शुभमान गिल की है। और दूसरी तरफ जयसवाल जो है वो नॉट आउट रहे, उन्होंने अपनी पहली 50 स्कोर की, उन्होंने अपनी पहली 50 स्कोर करने के साथ साथ जो अच्छी इनिंग्स खेली है वो मैच विनिंग साबित हुई और इसी मैच विनिंग इनिंग्स के एजाज़ में उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। यहाँ पर तो हो गई सीरीज़ 2-2 से बराबर, यानी कि 2-2।
अब आया कल का मैच, जो कि कल फाइनल था, डिसाइडर था, 5वां T20 इंटरनेशनल फ्लोरिडा में ही खेला गया, उसी जगह पे खेला गया, वहीं पे मैच का फैसला होना था और वहीं पे डिसाइड होना था। इस बार थोड़ा सा सिनेरियो रिवर्स हो गया। इंडिया ने टॉस जीता और इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। हार्दिक पांड्या ने टॉस के दौरान कहा कि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को चेक कर सकें और हम चाह रहे हैं कि हम अपने बैट्समैन को मौका दे सकें कि यार अब आप देख लो, आपके पास फुल फ्लेज मौका है, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। पांड्या ने कहा कि हम अपनी बैटिंग को इस बार चेक करना चाहते हैं और अपने यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं कि वो अपने आप को साबित कर सकें कि भाई वो बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकील हुसैन ने दोनों ओपनर्स को बहुत जल्दी ही पवेलियन वापस भेज दिया और गिल और जयसवाल कुछ खास स्कोर ना कर सके। फिर आए उनके टॉप बैट्समैन स्काई, वाइस कैप्टन है टीम के, तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारी पड़ गई। आते साथ ही 2 विकेट्स गिर चुकी थी, तो स्काई जब आए तो स्काई का साथ देने के लिए तिलक वर्मा ने उनको ज्वाइन किया। दोनों बैट्समैन इस वक्त इतनी फॉर्म में हैं और इतनी आला बैटिंग कर रहे हैं कि इनसे कुछ भी वईद नहीं है। ये कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये कुछ भी हिट कर सकते हैं, ये कहीं पे भी खेल सकते हैं। इनके पास सलाहियत है और इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया। इन्होंने आते साथ ही तिलक वर्मा ने एक ओवर अल्जारी जोसेफ का इस कदर शानदार तरीके से लूट ही लिया कि जैसे डाकू आते हैं और वो लूट लेते हैं सब कुछ। चौका छक्का चौका छक्का, और यानी कि 18 स्कोर एक ओवर्स के अंदर उन्होंने बना लिए। जब वो 18 स्कोर अचीव कर चुके थे तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा हौसला किया, सांस लिया, पावर प्ले मुकम्मल किया और पावर प्ले के बाद वो अपनी विकेट दे बैठे। जब तिलक वर्मा ने अपनी विकेट दी तो उस वक्त इंडिया 66 रन पे सिर्फ पहुंचा था और इंडिया को इस वक्त एक और किसी नई पार्टनरशिप का इंतजार था। जबकि सूर्या कुमार यादव एक तरफ से बहुत अच्छे तरीके से एंड संभाले हुए थे, उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बैटिंग की। सूर्या कुमार यादव एज यूजुअल जिस तरह खेलते हैं, कवर्स के ऊपर से छक्का, कवर्स के ऊपर से चौका, फिर मिड विकेट पे छक्का, फिर स्ट्रेट का छक्का, वो तो शानदार बैटिंग कर रहा है। और वो इस तरह का बैट्समैन है कि उसने दुनिया को जो उसने हिलाया हुआ है और जो दुनिया को उसने बताया हुआ है कि आई एम द नंबर 1, और वो इस चीज़ को जस्टिफाई भी कर रहा है और प्रूफ भी कर रहा है और बार बार कर रहा है। अब रह गई बात कि उसके साथ देने वाला कोई आया या नहीं, कोई नहीं आया। उसने बड़ी कोशिश की कि संजू सैमसन के साथ पार्टनरशिप लग जाए, लेकिन वो 13 रन बना के चलते बने। उसने कोशिश की पांड्या के साथ पार्टनरशिप लग जाए, लेकिन पांड्या ने भी उनका साथ ना दिया और पांड्या भी उनका साथ छोड़ गए। आखिरकार सूर्या कुमार यादव यानी कि स्काई, वो भी 140 रन पर अपनी विकेट गंवा बैठे और 61 रन की इनिंग्स के साथ वो पवेलियन वापस लौट गए। अब आगे बॉलर्स, और बॉलर्स कुछ खास नहीं कर सके। 8, 13 और इस तरह के स्कोर के साथ उन्होंने अपनी इनिंग्स को 165 रन पे क्लोज किया। 166 का टारगेट था और जो इंडिया की बॉलिंग थी उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा टारगेट है। इतना अच्छा टारगेट है कि इसको डिफेंड किया जा सकता था, बहुत आसानी से डिफेंड किया जा सकता था। लेकिन इस बार वेस्ट इंडीज़ बहुत अच्छा खेली है। वेस्ट इंडीज़ ने जो सेकंड इनिंग खेली है, जो चेजिंग उन्होंने की है, वो शानदार थी। वेस्ट इंडीज़ की चेजिंग से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँ रोमारियो शेफर्ड का, जिनका एक बहुत बड़ा किरदार है कि उस बंदे ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया 31 रन दे के। जो उसने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं वो बड़े की प्लेयर थे और उसने उस जगह पे विकेट्स लिए हैं जहाँ पार्टनरशिप की इंडिया को ज़रूरत थी और बहुत शानदार बॉलिंग की उसने। लेकिन जब वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आई तो वो उसकी बॉलिंग को ओवरकम कर गई। वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग ने इतना शानदार स्टार्ट दिया, स्टार्ट में तो अर्शदीप सिंह ने आते साथ ही कायल मेयर्स को तो उतार दिया, वो तो वापस चले गए। लेकिन उसके बाद वो जो इन फॉर्म बैट्समैन है पूरन, वो आ गए और ब्रेंडन किंग की विकेट पे मौजूद थे। किंग और पूरन ने ऐसी पार्टनरशिप लगाई कि वो मैच विनिंग साबित हो गई। 107 रन की पार्टनरशिप, 107 रन की पार्टनरशिप, इतने अहम मौके पे और फाइनल के अंदर और एक सीरीज़ डिसाइडर के अंदर खेलना बहुत शानदार बात है। सबसे बढ़कर ये कि निकोलस पूरन ने 47 रन की जो इनिंग खेली है उसमें उन्होंने सिर्फ एक चौका लगाया है, जबकि 4 सिक्सेस लगाए हैं और सिक्सेस भी छोटे नहीं लगाए, सिक्सेस भी इतने बड़े लगाए हैं। और उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर, जो मैं बात पहले कर रहा था कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो मिड विकेट के ऊपर से और लॉन्ग वन के ऊपर से है, उन्होंने वहीं पे चारों छक्के लगाए हैं। और वो चारों छक्कों में से एक छक्का स्पिनर को था, 3 छक्के फास्ट बॉलर्स को थे, यानी कि उन्होंने फास्ट बॉलर का लिहाज बिल्कुल नहीं किया। 47 रन की इनिंग बनाई और उसके बाद तिलक वर्मा को एक पार्ट टाइमर के तौर पे लगाया कप्तान ने, तो तिलक वर्मा ने पूरन की विकेट ले ली। अब तिलक वर्मा की ये दुनिया क्रिकेट के अंदर यानी कि बॉलिंग के अंदर उनकी ये पहली विकेट है। हम उनको भी गुड लक कहते हैं कि आने वाले दिनों में वो मज़ीद विकेटें भी ले सकें और अपने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का जलवा भी दिखा सकें। दूसरी तरफ ब्रेंडन किंग जो हैं बड़े शानदार अंदाज में विकेट पे मौजूद थे और वो खेल रहे थे, और साथ देने के लिए उनका आगे शे होप, जिन्होंने अभी एक रोज़ पहले वाले मैच में यानी कि 4th T20 के अंदर बड़ी शानदार बैटिंग की थी। इस बार फिर से वो आए और उन्होंने 13 गेंदों पे 22 रन की इनिंग खेली, आउट नहीं हुए। जबकि दूसरी तरफ से ब्रेंडन किंग ने छक्कों का सिलसिला शुरू किया हुआ था। ब्रेंडन किंग ने 55 बॉल्स पे 85 की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के शामिल थे और छक्के भी छोटे छक्के नहीं थे,
वो जिन छक्के थे। जिन छक्के से मुराद है बहुत दूर के छक्के, इतनी दूर के छक्के कि जिसको क्राउड को पकड़ने के लिए 15 मिनट हरगिज़ नहीं लगते, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था। तो मैच बड़े आसानी के साथ 18 ओवर्स में कंक्लूड किया, 171 रन तक पहुंचे वेस्ट इंडीज़, और इसके साथ ही सीरीज़ को भी कंक्लूड किया। बड़ी शानदार सीरीज़ रही वेस्ट इंडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेस्ट इंडीज़ ने जब सीरीज़ मुकम्मल की, सीरीज़ जीते, तो इनके कप्तान ने आके खुशी से इजहार किया, ऊपर देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया होगा यकीनन, या जिसको भी वो शुक्र अदा करना चाह रहे थे उन्होंने थैंक यू किया। फिर उनके कोच आए डैरेन सैमी, उनसे गले मिले आके, तो वो दोनों एक खुशी तो थी उनकी, और उनकी शायद आंखों में आंसू भी होंगे खुशी के, लेकिन इस चीज़ से शायद उनके आंसू ज़रूर आए होंगे कि हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। और ये बड़ी दिल दुखाने वाली, बड़ी हार्ट ब्रेकिंग बात है सबके लिए ही, हमारे लिए भी है, कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन सीरीज़ उन्होंने जीत ली है। ये उनकी पहली सीरीज़ है 2017 के बाद जो उन्होंने इंडिया को T20 सीरीज़ हराई है, और 2022 के बाद से लेके अब तक की ये उनकी पहली सीरीज़ है जो उन्होंने किसी भी टीम को हराई है, चाहे वो कोई एसोसिएट टीम हो या वो फुल मेंबर कंट्री हो। तो वेस्ट इंडीज़ को मुबारकबाद इस सीरीज़ के लिए। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से अब थोड़े से जो फाइनल सीरीज़ की कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता चलूँ कि शेफर्ड को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उन्होंने 4 विकेट्स ली थी और वो मैच बाकी उन्होंने जिताया। जबकि दूसरी तरफ मैन ऑफ द सीरीज़ की बात करें तो निकोलस पूरन ने 176 रन बनाए, सेकंड पे उनके रहे ब्रेंडन किंग और तिलक वर्मा, जॉइंटली इन्होंने 173 रन बनाए थे। लेकिन पूरन को सिर्फ 3 रन के फ़र्क से मैन ऑफ द सीरीज़ के अवार्ड से नवाजा गया, क्योंकि इनके कुछ कैचेस भी थे। दूसरी तरफ देखते हैं जी बॉलर्स के अंदर, तो मोस्ट विकेट्स जो हैं वो ली हैं रोमारियो शेफर्ड ने, उनकी 9 विकेट्स हैं। उसके बाद है जी अर्शदीप सिंह, उनकी हैं 7 विकेट्स, और उसके बाद है कुलदीप यादव, उनकी हैं 6 विकेट्स। ये जो विकेट्स वाला सिनेरियो है ना, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि रोमारियो शेफर्ड और अर्शदीप सिंह, इन्होंने 5 इनिंग्स यानी कि पाँचों मैच खेले हैं, जबकि कुलदीप यादव ने 4 मैचेस खेले हैं। एक और चीज़ ये है कि कुलदीप यादव की 4 मैचेस में 6 विकेट्स हैं, लेकिन उनकी एवरेज जो है वो सबसे कम है, यानी कि 15.3, और बाकी दोनों बॉलर्स की, एक की 22 है और एक की 18 है। ये जो एवरेज है बॉलिंग की, बॉलिंग एवरेज से मुराद ये होती है, अगर कुछ लोग नहीं जानते इस बारे में, जैसे बैटिंग एवरेज होती है, बैटिंग एवरेज ज़्यादा हो तो लगता है कि बैट्समैन बहुत तगड़ा है। इसके कंपैरिजन में, कंट्रास्ट में, जो बॉलिंग एवरेज होती है, अगर वो कम हो तो इसका मतलब है कि बॉलर तगड़ा है। तो कुलदीप यादव ने 15 की एवरेज से विकेट्स ली हैं इस सीरीज़ के अंदर, 15 की एवरेज से रन्स खाए हैं, यानी कि हर 15 रन्स के साथ उन्होंने एक विकेट ली है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह की इकॉनमी और इस तरह का बॉलिंग एवरेज बहुत शानदार होता है किसी भी बॉलर के लिए। मुझे जो अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इंडिया ने जो इस सीरीज़ से हासिल किया और जो खोया है, मैं उसके बारे में एक छोटी सी कंक्लूजन दे देता हूँ। वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो मेरी अपनी ओपिनियन है, इसको कोई माने या ना माने, हर किसी की अपनी अपनी राय है, उसका एहतराम करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ से जो इंडिया ने हासिल किया है वो जायसवाल है, और इस सीरीज़ से जो इंडिया ने हासिल किया है वो तिलक वर्मा है, और इस सीरीज़ से जो इंडिया ने रीगेन किया है, दोबारा से अचीव किया है, वो कुलदीप यादव है। अब कुलदीप यादव के बारे में बताता चलूँ कि वो ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तो अपने बोर्ड के दरवाजे यूं यूं ज़ोर ज़ोर से मुक्कों के साथ खड़का रहा है, नॉक कर रहा है कि भाई मैं हूँ, मेरी तरफ देखा जाए, मुझ पर नज़र षानी की जाए, मैंने जिस तरह की बॉलिंग की है मैं अपने रिदम में आ गया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये कुलदीप यादव को जडेजा के साथ वनडे के वर्ल्ड कप के अंदर, ओडीआई के वर्ल्ड कप के अंदर, जो अब से कुछ माह के बाद खेले जाने वाला है, उसमें इसको मौका मिल सकता है। ये मेरी ओपिनियन है। अभी सिलेक्शन कमेटी क्या डिसाइड करेगी ये उनकी मर्ज़ी। दूसरी तरफ ये जो जायसवाल है और जो तिलक वर्मा है, जायसवाल के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये आने वाले दिनों में इंडिया का फ्यूचर बैट्समैन तो है, फ्यूचर ओपनर तो मिल गया इनको। जबकि तिलक वर्मा जो है, तिलक वर्मा के पास भी इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है कि उसने भी सिलेक्शन कमेटी के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से खड़काए हैं कि भाई मुझे भी देख लें, मैं भी परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, और इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा जानदार है एज़ कम्पेयर टू सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव ने वनडे के अंदर अभी तक कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन मुझे लगता है कि तिलक वर्मा को अगर सूर्या कुमार यादव के साथ रखा गया तो प्रेफरेंस के ऊपर स्काई को शायद मौका ना मिल सके, तिलक वर्मा को मौका मिले। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। आने वाले दिनों में ये बात साबित हो जाएगी कि किस स्क्वाड के अंदर तिलक वर्मा को रखा जाता है, किस स्क्वाड के अंदर स्काई को रखा जाता है, किस स्क्वाड के अंदर कुलदीप यादव को रखा जाता है, या फिर इन तीनों को नहीं रखा जाता। मेरी सारी बातें गलत हो जाती हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा प्रोग्राम और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि कुल दा भला ते कुल दी खैर। अगर आप अपना भला नहीं कर सकते तो किसी का भला ज़रूर करें। थैंक यू।